4.8 लाख करोड़ रुपए, या अगर डॉलर्स में सोचें तो लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर। बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये भारत की सरकारी बैंकों यानी पीएसबीज के पेंशन फंड का साइज है। और यहीं से एक अजीब सी पहेली शुरू होती है। अगर इतना बड़ा फंड है जो हमारी जीडीपी का लगभग 1.8% है, तो हजारों रिटायर्ड बैंक कर्मचारी दशकों से अपनी पेंशन अपडेट करवाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, और आज हमारी पड़ताल का मकसद इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना है। हम सिर्फ भावनात्मक बातों से आगे बढ़कर इसकी तह तक जाएंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम 4 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, ये रिटायर्ड कर्मचारी असल में मांग क्या रहे हैं? दूसरा, इस 4.8 लाख करोड़ रुपए के फंड की असली सच्चाई क्या है? तीसरा, वो कौन सा अकाउंटिंग का पेच है जो इस पूरे मामले को रोके हुए हैं? और आखिर में, क्या इसका कोई हल निकल भी सकता है? और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबरों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे इंसानी कहानियां हैं। श्री मैक्सिंगला जैसे हजारों लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैंकों को दी, लेकिन अपनी पेंशन में एक जायज बढ़ोतरी का इंतजार करते करते ही इस दुनिया से चले गए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इस बहस के केंद्र में असल जिंदगी के लोग हैं। तो चलिए इस संघर्ष की जड़ से ही शुरू करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब कोई बैंक कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन उसके आखिरी वेतन के आधार पर तय हो जाती है, और फिर बस वो रकम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, वो कभी नहीं बढ़ती। यही मूल समस्या है ना? बिल्कुल, और यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ या डीआर तो मिलता ही है, और वो सच भी है। हाँ, हर 6 महीने में। हर 6 महीने में डीआर एडजस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मान लीजिए आपकी पेंशन 100 रुपए तय हुई थी। डीआर बस ये पक्का करेगा कि आज भी उस 100 रुपए की खरीदने की ताकत उतनी ही रहे जितनी रिटायरमेंट के दिन थी। मतलब डीआर सिर्फ महंगाई की बराबरी करता है, वो ग्रोथ नहीं देता। सही पकड़ा। डीआर आपकी पुरानी सैलरी को डूबने से बचाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं सिखाता। ये बाद में होने वाली वेतन वृद्धि को, जो नए वेतन आयोग से होती है या द्विपक्षीय समझौतों से, हाँ, उन सबको नजरअंदाज कर देता है। तो सोचिए, कोई 20 साल पहले रिटायर हुआ, तब से अब तक उसी पद पर काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी कई गुना बढ़ चुकी है। तो एक रिटायर्ड व्यक्ति और एक मौजूदा कर्मचारी के बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई बन जाती है। वो उसी संस्था से जुड़े हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत पीछे छूट गए हैं। इसीलिए वो पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं, सिर्फ महंगाई भत्ते की नहीं। और जहां तक मुझे पता है, उन्होंने इसके लिए एक मॉडल भी सुझाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला फॉर्मूला। हाँ, वो आरबीआई के सिस्टम का उदाहरण देते हैं, जहां पेंशन को समय समय पर अपडेट किया जाता है। उनका पसंदीदा तरीका आरबीआई फॉर्मूला कहलाता है। और वो है क्या? उसमें आपकी मूल पेंशन ली जाती है, उसमें उस दिन का महंगाई राहत जोड़ा जाता है, और फिर उस कुल रकम का 10% और जोड़ दिया जाता है। तो ये कोई खैरात या बोनस नहीं है, बल्कि सिस्टम में आई असमानता को ठीक करने का एक तरीका है। ठीक है, ये मांग तो समझ में आती है, पर क्या इसका कोई कानूनी आधार भी है, या ये सिर्फ एक नैतिक दलील है कि हमारे साथ भी बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ठोस कानूनी आधार है, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के रेगुलेशन 35 में 2003 में एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अच्छा। पहले वहां लिखा था कि पेंशन विल बी अपडेटेड, इसे बदलकर कर दिया गया शैल बी अपडेटेड। एक मिनट, विल की जगह शैल, इसे इतना क्या फर्क पड़ गया? ये तो बस शब्दों का हेरफेर लगता है। मतलब होता है किया जाना ही चाहिए। मतलब ये एक कानूनी बाध्यता है। बिल्कुल, ये एक वैधानिक दायित्व बनाता है। ये एक सुझाव नहीं, बल्कि एक आदेश है। सिद्धांत तो यही कहता है कि अगर कानून इतना साफ है तो अदालतों को उसे लागू करना चाहिए, चाहे उसके वित्तीय नतीजे कुछ भी हो। रुकिए, अगर कानून में शैल लिखा है, जिसका मतलब है करना ही होगा, तो ये तो केस बंद हो जाना चाहिए। हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या अदालतों में कोई इसे मान नहीं रहा? यही तो इस मामले का सबसे बड़ा पेच है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कानूनी तौर पर मामला बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ हैं बैंक्स और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए। और वो क्या कहते हैं? उनका तर्क हमेशा से ये रहा है कि अगर हमने इसे रातों रात लागू कर दिया तो हमारी बैलेंस शीट पर हजारों करोड़ का बोझ आ जाएगा। इससे हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी उनकी वित्तीय सेहत का मीटर, रखती हैं, लेकिन वो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंतित हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। एक तरफ साफ कानून, दूसरी तरफ दिवालिया होने का डर,
लेकिन वो 4.8 लाख करोड़ का जो आंकड़ा हमने शुरू में सुना था, वो कहाँ गया? अगर बैंकों को इतने बड़े वित्तीय झटके का डर है, तो इतने बड़े फंड का क्या मतलब है? यहाँ पेंशन फंड सरप्लस के एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। ये 4.8 लाख करोड़ किसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में नहीं पड़ा है। तो फिर कहाँ है? ये एक अलग, कानूनी तौर पर संरक्षित ट्रस्ट में रखा गया पैसा है। और इस ट्रस्ट का सिर्फ एक ही काम है, आज और भविष्य में हर एक कर्मचारी के पेंशन के वादे को पूरा करना। पर इतना पैसा होने के बावजूद इसे सरप्लस या अतिरिक्त पैसा क्यों नहीं कह सकते? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत बनाने का फैसला किया है और उसका 60 साल का होम लोन लिया है। ठीक है। अब बैंक आपसे कहता है कि आपको आज ही अपने अकाउंट में इतनी रकम दिखानी होगी जो उन पूरे 60 सालों की ईएमआई चुकाने के लिए काफी हो। वो 4.8 लाख करोड़ वही रकम है। अच्छा। ये भविष्य के उन सभी वादों को पूरा करने के लिए है जो दशकों तक चलेंगे, शायद 2084 तक। इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो आज काम कर रहे हैं और 20-30 साल बाद रिटायर होंगे। अच्छा, तो ये फंड भविष्य की देनदारियों के लिए पहले से ही बुक है, ये खाली नहीं पड़ा है। एग्जैक्टली। बैंक इसकी गणना एक खास तरीके से करते हैं, जिसे प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड कहते हैं। वो आज ही हिसाब लगा लेते हैं कि भविष्य में उन्हें कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आज अगर फंड में बड़ी रकम दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा फालतू है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि भविष्य के वादे और भी बड़े हैं और ये पैसा उन वादों के नाम पर पहले से ही अलग रखा जा चुका है। इन फंड्स को लेकर कुछ विवाद भी हुए थे। मुझे याद है कुछ साल पहले पीएनबी और ओबीसी से फंड डाइवर्ट करने की खबरें आई थी। उसकी असली कहानी क्या थी? हाँ, उस समय धारणा यही बनी थी कि कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार ने बाद में साफ किया कि ये कोई घोटाला या गबन नहीं था। तो फिर क्या था? असल में ये पूरी तरह से एक तकनीकी और अकाउंटिंग से जुड़ा मामला था। हुआ ये था कि पीएनबी ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राइट बैक अपनी किताबों में दिखाया। लोगों को लगा कि बैंक ने फंड से पैसा वापस ले लिया है। तो ये राइट बैक था क्या अगर पैसा वापस नहीं लिया गया था? इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आपके गुल्लक में सालों से पैसे जमा हो रहे हैं और आप सिर्फ नोट गिन रहे हैं, सिक्के नहीं। फिर एक दिन कोई आकर कहता है, अरे नियम के हिसाब से आपको ये सिक्के भी गिनने होंगे। जब पीएनबी ने वो सिक्के यानी अपनी निवेश पर कमाया हुआ ब्याज जो उन्होंने पहले ठीक से नहीं गिना था, उसे नियमों के तहत एक साथ अपनी किताबों में जोड़ा, तो अचानक से बैलेंस बहुत ज्यादा दिखने लगा। तो ये कोई नया पैसा नहीं आया था और ना ही कोई पैसा निकाला गया था। बस सालों से जो ठीक से गिना नहीं गया था उसे नियम के तहत एक बार में दिखाना पड़ा। ये एक अकाउंटिंग सुधार था। बिल्कुल, एक सुधारात्मक प्रविष्टि थी। ठीक है, तो अगर फंड अपनी जगह सुरक्षित है, कानूनी दायित्व साफ है और फंड डायवर्जन भी एक अकाउंटिंग का मामला था, तो असली विलेन कौन है? आईबीए और बैंक हाँ क्यों नहीं कह रहे? और अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं। असली विलन एक नियम है, एक अकाउंटिंग का नियम। अकाउंटिंग का नियम। हाँ, समस्या पेंशन अपडेशन पर आने वाली सालाना लागत नहीं है, बल्कि नियमों के तहत एक ही बार में पूरी देनदारी को अपनी किताबों में दिखाने की मजबूरी है। एक अनुमान के मुताबिक अगर पेंशन अपडेट की जाती है तो बैंकों पर कुल मिलाकर लगभग 80,000 करोड़ की देनदारी बनेगी। 80,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और मौजूदा सख्त अकाउंटिंग नियमों के तहत बैंकों को इस पूरी रकम को एक ही झटके में एक ही दिन अपनी बैलेंस शीट में खर्चे के तौर पर दिखाना होगा। एक ही दिन में? हाँ, सोचिए, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर एक ही दिन में 80,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखेगा तो क्या होगा? उनकी पूरी वित्तीय सेहत पर सवाल निशान लग जाएगा। वे इसी एकमुश्त झटके से डर रहे हैं। ये तो अजीब बात है। अगर हम जानते हैं कि ये पेंशन योजना अगले 40-50 साल तक चलने वाली है, तो इस 80,000 करोड़ के बोझ को एक ही दिन क्यों उठाना? अगर इसे योजना की बाकी बची अवधि, मान लीजिए 46 सालों में बांट दिया जाए, तो हर साल का खर्चा कितना आएगा? और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब आप इस 80,000 करोड़ को 46 सालों में फैलाते हैं, तो सालाना लागत आती है सिर्फ 1,840 करोड़ के आसपास। सिर्फ 1840 करोड़? हाँ, ये एक ऐसी रकम है जिसे सारे सरकारी बैंक मिलकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हटाते हैं तो पता चलता है कि ये पैसे की कमी का मामला है ही नहीं। असली समस्या पैसे की नहीं, बल्कि टाइमिंग की है। उन्हें एक छोटी मैनेजेबल ईएमआई चुकाने के बजाय पूरी बिल्डिंग की कीमत एक ही दिन में अपनी किताबों में लिखने को मजबूर किया जा रहा है। तो इस अकाउंटिंग के दुष्चक्र को तोड़ने का कोई तरीका है? क्या कोई समाधान सुझाया गया है? हाँ, इसका एक हल सुझाया गया है जिसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसे ऐसा समझिए जैसे आपने एक बहुत बड़ा कर्ज लिया हो,
बैंक आपको एक ही बार में सब कुछ चुकाने को नहीं कहता, वो उसे ईएमआई में बांट देता है। अच्छा। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय से एक खास छूट मांगी जा रही है, जिसे रेगुलेटरी फॉरबेरेंस कहते हैं, ताकि बैंक इस 80,000 करोड़ के बोझ को एक बार में उठाने के बजाय 5 या 10 साल की ईएमआई में धीरे धीरे अपनी किताबों में दिखा सकें। इससे उनकी बैलेंस शीट पर तत्काल पड़ने वाला असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी भी निभा पाएंगे। और ये मांग ऐसे समय में हो रही है जब सरकार खुद दूसरी पेंशन योजनाओं में एक तरह की मिसाल कायम कर रही है, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। बिल्कुल सही। यूपीएस का उदाहरण यहाँ बहुत मायने रखता है। ये एनपीएस के तहत एक विकल्प है, लेकिन इसमें सरकार आखिरी सैलरी का 50% गारंटीकृत पेंशन देने का वादा कर रही है। तो एक तरफ सरकार खुद कह रही है कि हम नई पेंशन स्कीम में भी गारंटी देने को तैयार है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, तो ये तो रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के तर्क को और भी मजबूत करता है। अगर सरकार एक नए सिस्टम में पेंशन की गारंटी दे सकती है, तो वो एक पुराने स्थापित सिस्टम को अपडेट करने का विरोध कैसे कर सकती है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। पेंशन अपडेशन के अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जो काफी समय से अटके हुए हैं ना? हाँ, कुछ और भी अहम विवाद हैं जो सीधे सीधे रिटायर्ड कर्मचारियों की जेब पर असर डालते हैं। सबसे पहले है स्पेशल अलाउंस का मुद्दा। स्पेशल अलाउंस। ये भत्ता काम कर रहे हैं कर्मचारियों को तो मिलता है, लेकिन जब पेंशन की गणना होती है तो बैंक इसे सैलरी का हिस्सा नहीं मानते। रिटायर्ड लोगों का कहना है कि अगर ये पैसा हर महीने लगातार मिल रहा है तो ये सैलरी ही है और इसे पेंशन गणना में शामिल किया जाना चाहिए। और महंगाई राहत को लेकर भी एक तरह का बंटवारा है, मैंने पढ़ा तो। हाँ, ये डीए न्यूट्रलाइजेशन का मुद्दा है। जो लोग नवंबर 2002 से पहले रिटायर हुए उन्हें महंगाई से 100% सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन जो उसके बाद रिटायर हुए उन्हें मिलती है। मतलब एक ही तारीख ने दो ग्रुप बना दिए। हाँ, ये एक मनमानी तारीख है जो पुरानी पेंशनर्स को सजा देती है, जबकि उन्हें महंगाई से सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ही संस्था के रिटायर्ड लोगों के बीच एक दीवार खड़ी करता है। और आखिर में स्वास्थ्य बीमा भी एक बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से उम्र के साथ स्वास्थ्य का खर्च बढ़ता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोगों के लिए उनकी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रीमियम चुकाने में ही चला जाता है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर डालता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पेंशन अपडेशन की मुख्य बाधा फंड की कमी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। असली बाधाएं हैं एक कठोर आउटडेटेड अकाउंटिंग नियम जो एक मैनेजेबल खर्चे को एक भयानक एकमुश्त घाटे के रूप में दिखाता है, और दूसरा इस समस्या का रचनात्मक हल निकालने के लिए नियामक इच्छा शक्ति की कमी। बिल्कुल, लागत लंबी अवधि में पूरी तरह से प्रबंधनीय है, लेकिन एक मुश्त प्रावधान ने सब कुछ रोक रखा है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जो हमें सोचना चाहिए। बताइए। इस मैनेजेबल अकाउंटिंग समस्या को हल करने में देरी करके और मामले को अदालतों में उलझाकर क्या बैंक और सरकार अनजाने में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी और वित्तीय जोखिम नहीं बना रहे हैं? सोचिए, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट पूर्वव्यापी प्रभाव से, यानी पिछले कई सालों के एरियर के साथ भुगतान का आदेश दे देती है, तो उसका वित्तीय प्रभाव कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो असली सवाल ये उठता है कि सिस्टम के लिए वास्तविक खतरा क्या है? एक नियंत्रित नियामक समाधान आज या एक अनियंत्रित कानूनी फैसला कल?